फ्रेंड्स, सो हम लोग अब आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये चैप्टर आपका सीए इंटर, सीएमए इंटर, बीकॉम सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये चैप्टर काफ़ी हद तक बहुत ही इजी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ कुछ कंसेप्ट हैं इनके अंदर में, इन चैप्टर के अंदर में, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं, जो कि समझ नहीं आती आसानी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको ये चैप्टर बड़े आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको वो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि ये चैप्टर को मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट नहीं करने वाला। पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। अब देख पा रहे होगे चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो पहले मैं आपको ये पूछता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है क्या, व्हाट काइंड ऑफ कॉस्टिंग इट इज़, ठीक है। एंड हम लोग इस चैप्टर को आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, आपको पता है। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, तो क्या होता है ना, अपने को क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर में अपने को ये काम करना है, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, द पर्पस इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को हम लोगों को पहले से आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो पेन डाउन, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ 5 मिनट तक आप उनको आराम से सुनिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एज द नेम सजेस्ट, ये दो तरह, ये वर्ड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है दो पर्सन्स के बीच में। एक इंसान आया, दूसरे इंसान को कुछ बोला, एंड दूसरा इंसान ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। एंड कॉस्टिंग क्या होता है, आपको पता है, कॉस्टिंग इज द मेथड और द टेक्निक विच वी अप्लाई टू असर्टेन द कॉस्ट, ठीक है, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट। किसी भी चीज़ का, सामान का, हम लोग अगर उसका खर्च पता लगाना चाहते हैं, उसका कॉस्ट पता लगाना चाहते हैं, एक्चुअली कितना कॉस्ट इनकर होगा, उस मेथड टेक्निक जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, दैट इज़ नॉन एज कॉस्टिंग। इसीलिए कॉस्टिंग का अगर आप डेफिनेशन देखो तो कॉस्टिंग का डेफिनेशन क्या कहता है, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को अगर मैं अच्छे से गौर करके देखूं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मुझे ये कहना चाहता है कि सर, हम इस चैप्टर में ये पता लगाने वाले हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉस्ट का कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमको ये पता लगाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैसे पता चले, ठीक है। सेकेंडली, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस तरह का कॉस्टिंग है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब वो कॉस्टिंग जहाँ पे हम किसी के स्पेसिफिक ऑर्डर देने के बाद कोई काम को अंडरटेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक केस लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। एक एक बंदा था, ठीक है। दिस बंदा वाज फ्रॉम ओडिशा, राइट। इसने एक बिल्डर को वर्क दिया, ही इज़ ए बिल्डर, ठीक है। इस बिल्डर को बोला कि भाई सुन, मुझे एक बिल्डिंग बनाकर दे। बिल्डर ने बोला ओके ठीक है, मैं बना कर देता हूँ। बिल्डर ने पूछा आपको कैसा बिल्डिंग चाहिए, तो इन इन भाई साहब ने बताया कि मेरे को इस तरह का बिल्डिंग चाहिए, मेरे को 4 फ्लोर होना चाहिए, ठीक है, 3 BHK 4 BHK वाला होना चाहिए, ऐसा कुछ इसने अपना स्पेसिफिकेशन दिया। तो ये भाई साहब जो अब काम करेंगे, ये बिल्डर जो अपना घर बनाएंगे, ऐसा कुछ घर बनने वाला है शायद, ठीक है। ये घर किनके कहने पे बना, इन भाई साहब के कहने पे बना, ठीक है ना। तो ये क्या बैठे बैठे घर बना रहे थे क्या, नहीं, इनको ऑर्डर दिया गया। किसने ऑर्डर दिया, इस भाई साहब ने इनको ऑर्डर दिया कि भाई तू मेरे कहने पे घर बना, ठीक है। जो खर्च लगेगा उसके साथ प्रॉफिट ऐड करके मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे दूंगा, ठीक है। देखो बातों ही बातों में कितना सारा वर्ड निकल गया। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हम लोग लिख लेते हैं, आखिर ये वर्ड क्या है, फिर इसके ऊपर थोड़ा लाइट डालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, ठीक है, एक, ठीक है। तो इस केस में अगर आप बताओ ये बंदा कौन है, ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी। इस चैप्टर के अंदर में इनका नाम होगा कॉन्ट्रैक्टी वाले भाई साहब, और इनका नाम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, हु अंडरटेक्स द प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन फॉर हुम द कॉन्ट्रैक्टर इज हैज़ अंडरटेकन द प्रोजेक्ट। समझ आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, ये पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जो प्राइस किसको मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को, दैट इज़ नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कब डिसाइड होता है, आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कब डिसाइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट होने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट होने से पहले दोनों म्यूचुअली बैठ कर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि देखो भैया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना इतना रुपए, इतने रकम लगेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टी खुश है तो वो डील साइन हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस अपना काम करता है। तो
ये जो प्रोसेस देखा ना, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर के पास आया, कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई तू मेरे बिहाफ में एक घर बना दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया, तो इसलिए इसको मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग बोल दिया, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी पर्सन के ऑर्डर के ऊपर काम कर रहा है। किसी पर्सन ने उसको ऑर्डर दिया कि तू मेरे बिहाफ में घर बना, मेरे लिए घर बना, देन उसको स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग बोलते हैं। समझ आया आपको? फिर मैं अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पे अकाउंट्स में ये चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यार देखो, कॉस्टिंग सब्जेक्ट ये पूरा एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे हम लोग कॉस्ट का सर्टेनमेंट करते हैं। तो हमको भी ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट को अंडरटेक करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एक्सेप्ट किया। और याद रखना, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से लेके चलेंगे, इन भाई साहब के पर्सपेक्टिव से लेके चलेंगे। हम ऐसा अज्यूम करेंगे ना कि ये भाई साहब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टी के लिए हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो वो किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, चूँकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए ये चैप्टर सामने आया। मेरे को एक बात बताओ, जब इस भाई साहब ने, कॉन्ट्रैक्टी वाले भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई तू मेरे लिए घर बना, एक घर कब तक बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर घर कब तक बना के दे देगा कॉन्ट्रैक्टी को? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, हार्डली 6 दिन में, चलो 10 दिन में बना के दे देगा, राइट? नहीं, 10 दिन में कोई घर कैसे बना सकता है भाई? ऑब्वियसली, मतलब ये बहुत अच्छा खासा घर बना रहा है। और लेट मी से कि यहाँ का घर का जो ड्यूरेशन होगा, घर के बनने का जो ड्यूरेशन होगा, इज़ मोर देन 1 ईयर। लो, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या बोल दिया मैंने? घर जो बनेगा वो, उसका जो ड्यूरेशन है, या बोलो आप टाइम पीरियड लगेगा। टाइम पीरियड फॉर व्हाट? टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड लग जाएगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। हो गई ना प्रॉब्लम? सर क्या प्रॉब्लम हो गई? ठीक है, 1 साल के बाद कंप्लीट होगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई प्रॉब्लम है, अकाउंट्स कितने सालों का मेंटेन करते हो आप? हर साल का एक अकाउंट मेंटेन करते हो, मतलब 1 अप्रैल 2000 समथिंग से स्टार्ट किया, 31 मार्च 2000 समथिंग में ख़त्म हो जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर। तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में अपने जितने एक्सपेंडिचर इनकर किए, जितना इनकम आपने अर्न किया, सबको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, सबको वहाँ पे लिखना पड़ता है। टेल मी वन थिंग, जब ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के है ही नहीं, 1 साल से ज़्यादा का पीरियड का है, तो आप इसमें किए गए सारे खर्चों को अपने फाइनेंशियल ईयर में कैसे रिकॉर्ड कर लोगे? अरे यार देखो, मतलब समझो कि यार प्रोजेक्ट को जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो उसमें एक्सपेंडिचर भी इनकर हुआ होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर हुआ होगा, विच में भी कैपिटल इन नेचर, रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है, वो सारा खर्चा हुआ होगा। फिर बिल्डर ने मुझे कुछ 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 पैसे भी दिए होंगे। अब मैं कुछ 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 क्यों बोल रहा हूँ आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। तो उस इन जो भी मेरे को पैसा मिला किससे? कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला, वो कॉन्ट्रैक्टी से पैसे जो मिला वो मेरा इनकम है, मेरे को उसको भी रिकॉग्नाइज पड़ेगा। लेकिन बताओ, वो इनकम जो मेरे को मिल रहा है किससे मिल रहा है? कॉन्ट्रैक्टी से। क्या वो इस साल का है? नहीं, वो तो 1.5-2 साल जब तक मेरा प्रोजेक्ट चलेगा तब तक के लिए वो मेरा इनकम है ना, वो तब तक का इनकम है, वो पूरा प्रोजेक्ट का इनकम है। वो पूरा प्रोजेक्ट अगर 1 साल में होता तो मैं 1 साल में ही सारे इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेता, सारे इनकम को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लेता। लेकिन जबकि ये सारा का सारा इनकम मेरा इस फाइनेंशियल ईयर का है ही नहीं, वो तो मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर का है, तो सारा का सारा इनकम मैं इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड कैसे करूँ? समझ रहे हो ना? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चैप्टर ने बोला ठीक है, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, इस मेथड में आप अकाउंट्स को मेंटेन करो, और इस मेथड में अकाउंट्स को मेंटेन करने के बाद क्या होगा ना कि आप पता लगा पाओगे कि हाँ, इस साल के अंदर में जो फाइनेंशियल ईयर के लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको कितना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना, कितने एक्सपेंडिचर को लिखना है। ये मेथड हमको दिया, किसने दिया? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ने दिया, ठीक है। तो मैं आपको एक एक छोटा सा फॉर्मेट दिखाता हूँ, आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा। मैं बता दूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, और हर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा ना, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट मेंटेन करता है, हर एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेंटेन करता है। से बोलो कॉन्ट्रैक्ट एक्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, और ये मैं बोल देता हूँ ये हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्टर के पास में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो, क्योंकि यार कॉन्ट्रैक्टर ऐसा थोड़ी है ना बस इन्हीं भाई साहब के लिए काम कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है, उसके पास तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो आप सोच कर देखो ना, अगर उसके पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, तो अगर सबके खर्चों को, सबके इनकम को एक ही अकाउंट में अगर वो मेंटेन करके लिख देता है, सबका लिख देता है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको इंडिविजुअल
कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ पता नहीं चलेगा। इसलिए अपना कॉन्ट्रैक्टर भाई क्या करता है ना, सारे इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेंटेन करता है।